अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कर रहे हैं। ऑटम 2024 का पेपर हमारा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं एक बात बता दूं कि जी दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके सवाल के एंड में मैं इसके बारे में एक फैक्ट आपको बताऊंगा। और मगर पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं जी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, 9 मार्क का सवाल आया हुआ है। ऐसा एक सवाल हमने क्या कहते हैं क्लास में किया था, मगर वो कुछ पुराना सवाल था। आई थिंक 2008 का था, कौन सा था मैं हो सका तो उसकी आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा। रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं। Calculate the safety stock, reorder level, and maximum inventory level if OL is willing to take 10% risk of being out of stock, and 5% risk of being out of stock। तीन चीजें निकालनी है। एक रिक्वायरमेंट हमेशा हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सवाल देख के जाना है आप लोगों ने। लाइव हजरात से बात हो रही है। एक सेफ्टी स्टॉक निकालना है, एक रीऑर्डर लेवल निकालना है, और एक मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालना है। तीन चीजें निकालनी है। 9 मार्क का सवाल है, यानी कि और तीन चीजें दो बार निकालनी, यानी कि 10% रिस्क है तो क्या होगा, 5% रिस्क है तो क्या होगा, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक हमें पता है क्या कहते हैं, बफर स्टॉक भी कहते हैं। रीऑर्डर लेवल हमें पता है क्या होता है, सही है। और मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या होता है, ये भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह चीजें पता है, ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, सवाल पढ़ते हैं पहले, फिर बात करेंगे। ओमेगा लिमिटेड एक बहुत अच्छा सवाल होता था। ऑटम 2020, आई थिंक ऑटम 2017 में आया था शायद। ऑटम 2014 में आया था, आई गेस बहुत पहले है, तकरीबन 10 साल पहले। कैफ 8 जब होता था। खैर, इस सवाल का नाम मुझे याद है, बीएफडी के स्टूडेंट को भी मैं वो सवाल करता हूँ, मगर वो टाइम वैल्यू मनी से रिलेटेड था, इससे रिलेटेड नहीं था। खैर, तो बात करते हैं। ओमेगा लिमिटेड ऑयल यूजेस मटेरियल L3 इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। द एनुअल डिमांड फॉर द L3 इज 18,000 यूनिट्स। अच्छा, आपको एक बात पता है कि जब हम कोई सवाल करते हैं, हमारी एक आदत है, बड़ी अच्छी आदत है, जो पेपर में भी आपको हेल्प करेगी, हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा क्या है जी हमारे पास? डेटा हमारे पास है, डिमांड है। वो कितनी, 187। ठीक हो गया जी। और कह रहे इवनली थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल होता है। डेली डिमांड कैन वेरी बाय 30 यूनिट्स फ्रॉम द एवरेज डिमांड। तो डेविएशन जो होता है या चेंज जो होता है, डेली डिमांड वेरिएशन एंड डेली डिमांड कितना है? वेरिएशन का डेली डिमांड का मतलब होता है कि बढ़ भी सकता है, और थोड़ी सी हमें अपनी अकल भी लगानी होगी, ठीक है। 30 यूनिट्स का मतलब है +-10। प्लस माइनस का मतलब समझते हैं कि ये नहीं बोला कि हमेशा बढ़ेगा, सिर्फ 30 चेंज बोला है। चेंज मीन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कितना यूनिट? 30 यूनिट। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? ओएल ऑर्डर L3 इन बैचेस ऑफ 10,000 यूनिट्स। तो बहुत आसान सी बात है। अगर 10,000 यूनिट्स हम ऑर्डर करते हैं, साल में कितने ऑर्डर होंगे? अच्छा नहीं, सॉरी, वो आगे आ गई बात, ठीक है। अच्छा चलिए निकाल सकते हैं हम। ओएल ऑर्डर, अच्छा, बैच साइज ऑर्डर उसका होता है, तो फिर हम ये नंबर ऑफ ऑर्डर भी चाहो तो निकाल सकते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इसकी कोई ज़रूरत है, ठीक है। ऑर्डर इन बैचेस ऑफ। अच्छा, फिर आगे लीड टाइम प्रोबेबिलिटी बता दी गई है, 5, 6, 7 लीड टाइम। 5 दिन भी हो सकता है कम से कम, 6 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, 8, 9, 10 दिन। प्रोबेबिलिटी 32% चांस है कि 5 दिन में माल आ जाएगा। लीड टाइम मीन कितना टाइम लगेगा माल आने में, ठीक है। 6 दिन में माल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 53% है। 7 दिन में माल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। 8 दिन में माल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। 9 दिन में माल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3% है। और 10 दिन में माल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी खाली 2% है। मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो 10 है, और मिनिमम जो है 5 है। एज्यूमिंग बोथ ओएल एंड सप्लायर वर्क 300 डेज अ ईयर। तो डेली हम निकाल लेते हैं। तो डेली डिमांड कितनी हो जाएगी? 180,000 को डिवाइड कर दें 300 से, कितना आ गया देखें, चेक करें। 600 यूनिट्स पर डे। तो डेली कंजप्शन कितनी हो सकती है? वो कह रहे हैं कि चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये एवरेज डेली कंजप्शन आए, आप मैक्सिमम डेली कंजप्शन बता सकते हैं? मैक्सिमम डेली कंजप्शन बता सकते हैं? मैक्सिमम डेली डिमांड बता सकते हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि 30 से वेरी करता है। कहीं लिखा हुआ था ना, वेरी बाय 30। तो 30 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड हो गई, या मैक्सिमम यूजेज भी कह सकते हैं इसको, अगर हम टेक्निकल लफ्जों में बात करें। 600, सॉरी 300 नहीं, 600। और मिनिमम डेली यूजेज निकालना चाहें,
पर डे। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी, बिल्कुल सही है अमार, सही कह रहे हैं आप, वेरी गुड अमार। सही है। तो हमने ये दो चीजें निकाली हैं। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? आगे अच्छा, अब सवाल ये है कि यार लीड टाइम क्या है हमारे पास। अच्छा एवरेज भी आ गया हमारे पास, एवरेज एवरेज कंजप्शन भी आ गई, और एवरेज यूजेज अब कैलकुलेट कर ली थी हमने। लीड टाइम भी हमारे पास 3 है। मिनिमम लीड टाइम कितना है? मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम। हम्म। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, जल्दी बता दें यार। हाँ 10 दिन है। मिनिमम लीड टाइम कितना है? क्योंकि ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी। मिनिमम लीड टाइम हमारा आ रहा है कितना? कोई यहाँ लिखेगा ना, लीड टाइम को बराबर में लिखो। ठीक है कितना? मिनिमम कितना है जी? 5 दिन। और और क्या नाम है, तीसरी चीज क्या थी? मिनिमम लीड टाइम आ गया, ये आ गया, और हाँ एवरेज लीड टाइम निकालने। एवरेज कैसे निकलता है? वो बता सकता है एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज लीड टाइम? एनीवन? हाँ एवरेज लीड टाइम। सोचें, जवाब दें। एवरेज लीड टाइम यहाँ से देख के निकल सकता है एवरेज। वैसे तो एक तरीका एवरेज निकालने का ये कि मैं परसेंटेज प्रोबेबिलिटी से निकाल लूँ। और दूसरा ये होता है कि आप इसमें देखें सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है। सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? हाँ। एक तरीका एवरेज निकालने का ये, वो वाला एवरेज नहीं करेंगे सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में नजर आ रही है कि 6 दिन है, 53%। 53%। क्या ख्याल है? तो ये हमारा एवरेज लीड टाइम हो जाता है। ठीक है, हाँ दो लीड टाइम होते हैं तो सिंपल डिवाइड बाय 2 कर देते हैं दोनों को ऐड करके। मगर इतने सारे लीड टाइम हम क्या करें? अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दो तरीके से निकालना है, 10% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट एंड 5% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। अच्छा एक सवाल का जवाब दें। अगर मैं 10 दिन की इन्वेंट्री रखता हूं, गौर से सुनिएगा, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें वो भी ध्यान दें खास तौर पे। अगर मैं 10 दिन की इन्वेंट्री रखता हूं तो कोई रिस्क है? हाँ या ना? अगर मैं 10 दिन की इन्वेंट्री रखता हूं तो कोई स्टॉक आउट का रिस्क है? 10 दिन मैक्सिमम लीड टाइम है। बिल्कुल सही कहा हमारा आपने। 10 दिन अगर मैं इन्वेंट्री रख लूंगा तो भाई कोई मसला ही नहीं है, मगर एक मसला है 10 दिन की इन्वेंट्री रखने में, कि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही है। ऐसा ही अगर मैं 10 दिन का लीड टाइम कंसिडर करके ऑर्डरिंग करने लग गया तो प्रॉब्लम आएगी। एग्री करेंगे? मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी इन्वेंट्री ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा अब सुनिएगा, अगर मैं 9 दिन लीड टाइम कंसिडर करके ऑर्डर करता हूं, अगर मैं 9 दिन पे वर्किंग करता हूं, क्या मैं एक्सपोज हूं? क्या मुझे कोई रिस्क फेस हो रहा है स्टॉक आउट का? अगर मैंने 9 दिन की इन्वेंट्री रखी हुई है या 9 दिन के लीड टाइम को कंसिडर किया हुआ है, जवाब दें प्लीज। कितना? कितना? हाँ सही है, शाबाश, सही कह रहे हैं, एक्सपोज हैं। कितने परसेंट एक्सपोज हैं? कितने परसेंट एक्सपोज हैं? एक टेबल मैंने बहुत पहले बनवाया था, दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, कि अगर आपका लीड टाइम कवरेज है, लीड टाइम कवरेज समझते हैं? लीड टाइम कवरेज यानी कि अगर आप लीड टाइम कवरेज कर रहे हो 10 दिन की, तो 0% चांसेस। एग्री करेंगे? अगर 9 डेज की कवरेज कर रहे हो तो मेरा सवाल है कितने चांसेस है? शाबाश, जवाब दें, वेरी गुड।
अगर आप 9 डेज कंसिडर करते हैं, 9 डेज कवर करके जाते हैं, तो सिर्फ आखिरी स्लैब रहता है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, थोड़ा सही करो, हमारे आंसर में कोई मसला है तुम्हारे। अगर मैं 9 दिन की भी कवरेज कर लेता हूं, हमारा गौर से देखना, अगर मैं 9 दिन की भी कवरेज कर लेता हूँ, 9 दिन का लीड टाइम कंसिडर कर लेता हूँ, तो सिर्फ एक 10वां दिन है जो मैं एक्सपोज हूँ। एग्री करते हैं? और 10वें दिन की प्रोबेबिलिटी सिर्फ कितनी है? 2%। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 9 दिन की इन्वेंट्री रखूंगा, 9 दिन का लीड टाइम कंसिडर करूंगा, 9 दिन का मैंने इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो 2% चांसेस फिर भी होंगे 12 स्टॉक आउट के। हाँ, अगर मैं पूरे 10 के 10 दिन की इन्वेंट्री रख लेता हूँ, यानी कि 10 के 10 दिन पे काम कर लेता हूँ, यानी कि मैं पूरे 10 दिन के लीड टाइम को कंसिडर कर लेता हूँ, तो एक भी 9 दिन की इन्वेंट्री रखता हूँ तो 2% चांस है। अब अगर मैं 8 दिन की इन्वेंट्री रखता हूँ तो कितने परसेंट चांस है? 8 दिन का मतलब है 2 दिन एक्सपोज है। कौन से? नवा और 10वां दिन एक्सपोज है, तो 5% रिस्क ऑफ। 8% का मतलब है, 8 डेज का मतलब है 2% प्लस 3%। एंड अगर मैं 7 डेज की इन्वेंट्री रखता हूँ, अगर मैं 7 डेज की इन्वेंट्री रखता हूँ, मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं 7 डेज की इन्वेंट्री रखता हूँ तो अब कितना स्टॉक आउट के चांसेस हैं? अगर मैं 7 डेज कवर कर लूंगा तो ये एरिया एक्सपोज है, ये एरिया एक्सपोज होगा, यानी कि 8वां दिन, 9वां दिन और 10वां दिन, जिसके चांसेस सिर्फ 5, 3 और 2, यानी कि 10%। अब आपको रिक्वायरमेंट समझ आ रही है? ठीक है जी। तो ये अब रिक्वायरमेंट पढ़ लें कि अब हमें दोनों को कंसिडर करना है। 10% रिस्क का मतलब है कि हम 10% रिस्क का मतलब है कि हम 7 दिन का वो रख रहे हैं, रीऑर्डर लेवल, 7 दिन का लीड टाइम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन दो पे काम करना है। 7 दिन का मतलब है 10% चांसेस, और 8 डेज का मतलब है 5% चांसेस। इन दो चीज़ों पे हमें काम करना है। अच्छा, 3 चीज़ें निकाली, जल्दी से सवाल को एंड करते हैं। सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल विद बफर स्टॉक माइनस रीऑर्डर लेवल विदाउट बफर। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, रीऑर्डर लेवल दो होते हैं ना, विद बफर स्टॉक और विदाउट बफर स्टॉक। क्या फर्क है दोनों में? रीऑर्डर लेवल दोनों ही निकाल लेते हैं। रिक्वायरमेंट में खाली प्री ऑर्डर लेवल लिखा है, दोनों निकाल लो। बहुत बफर स्टॉक होता है मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, और री ऑर्डर लेवल विदाउट बफर स्टॉक का फॉर्मूला होता है एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? और एक और फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने और बोला हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें एक तो ये चाहिए, क्या कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक चाहिए, एक ये रिक्वायरमेंट है हमें। री ऑर्डर लेवल्स में बताया हुआ नहीं है, तो मैं दोनों ही निकलवा लूंगा आपको, और वो आगे काम भी आएगा खैर इत्तेफाक से, बफर स्टॉक निकालने में भी काम आएगा। और एक रिकमेंडेशन और बोलिए कि दो रीऑर्डर लेवल क्लियर नहीं थे, कौन सा वाला मांगा है, तो हम दोनों निकाल लेंगे। ठीक है। और मैक्सिमम इन्वेंट्री, अच्छा मैक्सिमम इन्वेंट्री दो होती है। मैक्सिमम इन्वेंट्री के दो फॉर्मूले होते हैं। एक मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है, एक मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है, बहुत आसान सा, सिंपल सा। ठीक है ना? एक एक वो फॉर्मूला होता है जो बहुत ही आसान होता है, जो बहुत सिंपल होता है, जो होता है कि इसका नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कहते हैं, नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, बफर स्टॉक प्लस ऑर्डर क्वांटिटी। बफर स्टॉक पहले से पढ़ा हुआ था, मगर मुझे लग रहा है ये इस्तेमाल नहीं करना होगा यहाँ। एक और फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक और फॉर्मूला भी होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल।
क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल? इसका क्या फॉर्मूला होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये कॉन्सेप्ट इसका हल्का सा बता देता हूँ। कि हमने सोचा था कि मैक्सिमम यूजेज होगी, हमने सोचा था कि हमें रोजाना ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा, रोजाना रोजाना, माइनस मिनिमम यूजेज, और लीड टाइम भी हमने मिनिमम मैक्सिमम रख लिया कि ठीक है भाई, अगर मैं माल ही बहुत ज्यादा चाहिए और कस्टमर भी बहुत देर और वेंडर भी तो बहुत देर लगा देता है, एक्सट्रीम केस जैसे कहते हैं, एक्सट्रीम मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, तो क्या होगा मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। एक्चुअली उल्टा हुआ, कंजप्शन भी ज्यादा नहीं हुई, काम ठंडा रहा, और लीड टाइम भी जल्दी आ गया। और सोने पे सुहागा ये कि जब आप ये काम कर चुके हो, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस ईओ क्यू, जो आपने ऑर्डर किया है वो उसके बाद ऐड हो रहा है, प्लस ईओ क्यू। ठीक है, जो कि 10,000 में खासे कहीं दिया हुआ भी था सवाल। तो ये कुछ कहानी है जो क्या कहते हैं मैक्सिमम, ये है, हमें तीन चीजें निकालनी है, वैसे तो तीन चीजें निकालनी है, मगर हम चार निकाल रहे हैं क्योंकि हमें रियल लेवल का पता नहीं है। अब इसका डेटा बना लेते हैं, बहुत आसान है जी, कोई मसला ही नहीं है, बहुत करीब आ गया। दो कॉलम बन जाएंगे। एक कॉलम बन जाएगा कितना, 5% रिस्क का, 10% इसका, फिर 5%। ठीक है जी, बात समझ आ गई। देख लेते हैं क्या होगा। पहले हम निकाल लेते हैं रीऑर्डर लेवल बफर स्टॉक। फॉर्मूला में पता है, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज 630 थी, मैक्सिमम लीड टाइम ने कहा 10% रिस्क का मतलब है कि 10% रिस्क का मतलब है कितने डेज का हमने रीऑर्डर लेवल करना है, कितने दिन का रीऑर्डर लेवल करना है, कितने दिन का रीऑर्डर लेवल करना है, कितने दिन का लीड टाइम कंसिडर करना है, ये बात हो गई हमारी। कि 10% का मतलब है कि हमने 7 डेज और वरना 8 दिन। ठीक है जी, बात समझ आई। अच्छा, रीऑर्डर लेवल इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है यार ये। विदाउट बफर स्टॉक, ये क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। फॉर्मूले अलग लिख दिए मैंने, विदाउट बफर स्टॉक। एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम, ऐसा ही है, एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम। ये फिगर्स क्या क्या बन रही, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद होगी। 613 टू 4410, 613 टू 8, 5040। तो हमारा रीऑर्डर लेवल वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये ए है मिसाल के तौर पर, बी है। तो सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक कैसे आएगा? बफर स्टॉक कैसे आएगा? हाँ, विद बफर स्टॉक माइनस विदाउट बफर स्टॉक, ना ए माइनस बी कर लेते हैं। ए माइनस बी कितना आ गया? 810, 1440। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब एक लास्ट रह गया, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये रह गया, ग्रीन से कर लेते हैं।
तो फॉर्मूला ये रहा, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, 4410, ये रहा ना, और 5040 माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूजेज कितनी होगी? मिनिमम यूजेज ये लिखी हुई, मिनिमम यूजेज फॉर्मूले में इस्तेमाल करनी है ना, 570। और मिनिमम लीड टाइम भी ये रहा 5। ठीक है, प्लस यू। चले जी, बताइए। 11560, क्या बात है, दूसरे वाला ही बता दें। 12190। ये 9 मार्क का सवाल था। मजे की बात ये है कि ये 9 मार्क का सवाल, हमारा आपको क्लियर हुआ, बाकी लोगों को क्लियर हुआ, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनको क्लियर हुआ, बात समझ आई। फॉर्मूले जिसको पता है उसके लिए मसला नहीं है यार, क्या मसला था इसमें? रीऑर्डर लेवल में समझ नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, रीऑर्डर लेवल दोनों निकाल लिए। सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक का फॉर्मूला, यार ये सवाल मैंने क्लास में कराया हुआ है यार, दिखाता हूँ मैं एक मिनट। विद बफर स्टॉक मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, विदाउट बफर स्टॉक एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम, दोनों को माइनस करोगे सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल मैंने बता दिया। क्या ख्याल है? नोट करें इसको प्लीज, नोट करें, ये बिल्कुल मैंने क्लास में करा, तो इसमें 7A है हमारी किताब का, जहाँ मैंने ये चीज़ कराई है। नोट करें। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बता रहा था ना, ये देखें, ये हमारा हैंड आउट है, अलहमदिल्ला उसका ये क्वेश्चन नंबर 7। अब आप 7 में देखें, वही चीज़ें इसने पूछी हैं, वही रीऑर्डर लेवल, वही मिनिमम मैक्सिमम बफर स्टॉक, वही इसी तरह मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा यहाँ पे दो होते हैं, इसने एक पूछा है एब्सोल्यूट वाला, हमें लगा क्योंकि उसने मिनिमम यूजेज दी हुई थी। अब देखें, ये सवाल तो हमने किया हुआ है, इसी तरह देखें, ऑर्डर क्वांटिटी पता है, नॉर्मल यूजेज ही पता है, मिनिमम क्वांटिटी पता है, मिनिमम यूजेज मैक्सिमम यूजेज लीड टाइम, वो लगा था प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टी वाला भी सवाल हमने किया हुआ है। ये रहा, ये मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ था आपके लिए। ये देखें, कितने परसेंट, 20% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कह रहे हैं। 20% रिस्क का मतलब है कि 4 और 6 10 होता है, 10 और 10 20 होता है, यानी कि ये 3 रिस्क हैं, जब जाके 20 बन जाएगा। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री आपने जो रखनी है वो 12 दिन की रखनी है, 12 डेज की रखनी है। और इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पर ये 12 डेज के लीड टाइम पे काम करेंगे, और अगर आपको कह रहे हैं नहीं 10% करना है तो बात, 10% मतलब है सिर्फ ये 6 और 4 का रिस्क है। अब आप इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि आपको कम रिस्क चाहिए, तो इन्वेंट्री बढ़ा दें, 30 डेज का लीड टाइम करना है। तो ये देखें, ये दो सवालों को मिला के अपने सवाल है, दोनों सवाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास मौजूद है। तो यार ये चीज़ें हैं जो आपको मैं समझता हूँ ना, मतलब कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल हमारा एंड हुआ, और बाकी यार ये नंबर नोट कर लें, कोई बात आपको समझ आए तो आप और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे के सवाल पे चलेंगे, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये यार ये मजे की बात, ये सवाल में सिर्फ 5% बच्चा पास हुआ है, मतलब मैं हैरान हूँ इस बात पे, 5% बच्चा पास हुआ है इस सवाल। पासिंग परसेंटेज क्या देखें, कितना कम आ रहा है, लेकिन मुश्किल सवाल तो नहीं था। क्या कहते हैं, वाकई मुश्किल था? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, चलें, तो हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, किसी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना है। चलें अगले सवाल पे चलते हैं, थैंक यू।